हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए जो डी ट्रिपल एस पी में इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है ना, अभी रिसेंट के जो पेपर्स हुए हैं ना, उसमें प्रोवर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा दो दो ही आते हैं, हर पेपर में आते हैं, हर एग्जाम से मैंने देख रखा है डी ट्रिपल एस पी के कि वो दो प्रोवर्ब्स और दो वन वर्ड जरूर पूछता है। तो वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज मेरा ये फर्स्ट है, ये इंग्लिश से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग जो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब डेफिनेटली दूंगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Select the most appropriate proverbs that can substitute the underlined segment in the given sentence. He is trying to build a business without proper planning. His efforts are wasted due to poor foundation. इस लाइन में यही बोला जा रहा है कि कोई है लड़का, मतलब मेल में है, कि जो अपना बिजनेस ट्राई कर रहा है प्रॉपर बनाने का, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहा। उसके जो एफर्ट्स है ना सारे, वो सारे वेस्ट हो जा रहे हैं। किस वजह से? कि उसका जो फाउंडेशन, जो बेस है ना, वही उसका खराब है। तो वो हमें देखना है इसके अंदर क्या होगा। ऑप्शन देखिए। वन मैंस मीट इज अनदर मैंस पॉइजन। A chain is only as strong as its weakest link. Rome was not built in a day. You can't make bricks without straw. तो आपका जो इसका सही ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका जो प्रोवर्ब्स है कि जो जिस तरीके से जो बेस होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोगों का बेस अच्छा हो, उसके बाद ही कोई चीज़ आपकी प्रॉपर वर्क करती है। हमारी एजुकेशन में भी सेम ऐसी ही, हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में भी हमारा सेम ऐसी है कि जब तक हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका यही मतलब है, यू कांट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रो। ये जो स्ट्रो होता है ना, इसको पुलाव कहते हैं हिंदी में। इसके बिना जो ब्रिक्स होती है ना, जो ईंटें होती है, वो नहीं बन पाती हैं। तो इसका जो बेस है वो स्ट्रो है। इसके बेस पे ही आप एक मजबूत चीज़ ब्रिक्स बना सकते हैं। जब तक आपका ढांचा मजबूत नहीं होगा, जो आधार है आपका, ऊपर की चीज़ें वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है कि जो एक इंसान के लिए खाना है, वो उसके लिए जो एक इंसान के लिए तो खाना हो सकता है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो क्या हो सकता है, जहर हो सकता है। तो इस प्रोवर्ब्स का मतलब है कि एक ही चीज़ एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए अच्छी हो सकती है और अनदर पर्सन के लिए वो बेकार हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। सेकंड ऑप्शन का है कि आ चैन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इसका मतलब होता है ना, एक चैन में एक समुद्र जो हमारा ग्रुप होता है, उसमें जितनी हमारी कहा जाता है कि हम अगर ग्रुप में हैं तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी में से कोई एक पर्सन ऐसा निकल जाए ना जो वीक है या कुछ ऐसा है, तो वो ग्रुप भी क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ सकता है। थर्ड ऑप्शन है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। इसका मतलब है कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण, तो उसको बनने में टाइम लगता है। जिस तरीके से रोम के बारे में आप लोगों ने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो पता होगा कि रोम को कितना कुछ झेलना पड़ा था, उसके बाद ही वो बना था। सेम एज हमें फ्रीडम जिस तरीके से मिली थी, तो उस तरीके से इसको पॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब्स। यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग। इसका मतलब है कि आप जो ऑमलेट होता है उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडे को तो हमें फोड़ना ही फोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब बताना है प्रोवर्ब्स का क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए। प्रिपेयरिंग मील्स रिक्वायर्स टेक्निक्स टू बी केयरफुली फॉलोड। सेकंड ऑप्शन है स्मॉल mistake can lead to consequences that are often disastrous. One should avoid decisions that involve unnecessary hazards.
टू अचीव समथिंग सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइजेस आर इनएविटेबल। तो इसका जो है ना होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि हमें अगर किसी चीज़ को अचीव करना है, किसी चीज़ को प्राप्त करना है ना, तो हमें सेक्रीफाइस बलिदान देने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी अपनी, कि थोड़ा है ज़्यादा चाहिए तो थोड़े में काम चल जाए, तो वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो ऑप्शन 1 है ना इसका, प्रिपेयरिंग मील्स, ये तो वही है कि किसी कार्य को हमें करने के लिए ना एक सही तरीके का पता होना चाहिए, किस तरीके से उसको करना है, टेक्निक्स का, और बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, वो इसमें बोला गया है। सेकंड ऑप्शन में अ स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू consequences दैट आर ऑफन डिजास्टर्स। तो इसमें कहा गया है कि जो छोटी सी छोटी चीज़ भी होती है ना, वो क्या हो सकती है, हमारे लिए बड़ी डिजास्टर हो सकती है, अगर हमने कोई गलती छोटी कर दी है तो आगे चल के वो बड़ी भी हो सकती है। थर्ड में है वन शुड अवॉइड डिसीजन दैट इन्वॉल्व्स अननेसेसरी हज़ार्ड। तो इसमें भी बोला जा रहा है कि हमें उन चीज़ों को, उन डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए जिसमें हमारा अननेसेसरी हज़ार्ड से मतलब नुकसान पहुंचा सकती हैं जो चीज़ें, तो हमें उन्हें नहीं करना चाहिए, उन डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ऑनेस्ट इज एट अ डिस्काउंट वेयर करप्शन इज द ट्रू। तो इसमें आपको एट अ डिस्काउंट का बताना है, डिस्करेज्ड, अननोन, रेयर या अंडर वैल्यूड। तो जो ये अंडरलाइन इडियम है ना, इसका मतलब ही यही होता है कि कोई चीज़ ना जिसकी वैल्यू कम हो रही है, क्या हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे इसमें बोला गया है कि जो ऑनेस्ट, हमारी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी, कम होती जा रही है, लेकिन जो करप्शन है ना वो होता जा रहा है, सच होता जा रहा है। तो एट अ डिस्काउंट का मतलब होता है अंडर वैल्यूड होती जा रही है, कम होती जा रही है। देन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। शी वॉज completely focused and alert during the negotiations। नेगोशिएशन का मतलब होता है कोई समझौता, अग्रीमेंट करते ना, तो उसको बोला जाता है। इसका है अंडर द वेदर, ओवर द मून, ऑन द बॉल, अप इन द एयर। तो इसमें क्या बोला है, कंप्लीटली फोकस्ड एंड अलर्ट। तो इसका जो आप लोगों का होगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि ऑन द बॉल। जैसे बॉल अगर कोई रोल कर रहा है, उसके ऊपर अगर उसने पैर रखा है तो उस पर बहुत ही फोकस और अलर्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है वो गिर जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अंडर द वेदर होता है कि जो बीमार हो जाना एक तरीके से पड़ जाते हैं, तो उसमें यूज़ किया जाता है, एम आई अंडर द वेदर, कि मैं इस टाइम पे बीमार चल रहा हूँ। ओवर द मून एक तरीके से खुश होने का होता है। अप इन द एयर होता है कि कई चीज़ें होती है ना समझ से बाहर, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब्स। यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग। तो ये रिपीट हुआ है आप लोगों का, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब्स। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। इसका आप लोगों को बताना है। ये जो आपको प्रोवर्ब्स दी गई है ना कि थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, तो इसका मतलब है कि जब हम कुछ ऐसी जो हमें चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती, या अननेसेसरी हो गई, या अनावश्यक जो चीज़ें, अगर हम उसको हटाते ना, तो उसके साथ हम कोई ना कोई अपनी मूल्यवान मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम खो देते हैं। जैसे कि इसमें बाथटब के साथ क्या हुआ है, बेबी को भी थ्रो आउट दिया गया है, मतलब फेंक दिया गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन टू लूज वैल्यूएबल थिंग्स वाइल discarding the unnecessary, to clean thoroughly without missing anything, to discard useless things without hesitation, to priorities children over household chores। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जब हम अपनी टू लूज वैल्यूएबल थिंग्स
वाइल डिस्कार्डिंग द अननेसेसरी। जब हम अननेसेसरी चीज़ों को भी फेंकते हैं ना, तो उसके साथ कई बार होता है कि हम अपनी इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idioms that can substitute the underlined segment in the given sentence. The new manager is avoiding taking any firm decision while which frustrates the team. इसका, इस जो idiom का मतलब है ना, आप लोगों का सेगमेंट दे रखा है, इसका है कि कोई ना ऐसा पर्सन जो मैनेजर है ना, वो कोई एक डिसीजन जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको नहीं ले रहा है, अवॉइड कर रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है, कि जिससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं क्या, जो उसके टीम मेंबर्स हैं। तो देखिए कौन सा होगा ऑप्शन इसका। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। इसके बाद है सिटिंग ऑन द फैन। तो इसका जो मीनिंग होगा ना कि अवॉइड करना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सिटिंग ऑन द फेंस, की वो क्या कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। जो जंपिंग ऑन द बैंड वैगन है ना, जो उस टाइम पे जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं, चल रही होती है, जैसे ट्रेंड चलता है, तो उसमें क्या करना, जंपिंग कर जाना, उसमें इन्वॉल्व होना। लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका मतलब होता है इस proverbs का कि कोई ऐसी सीक्रेट चीज, बात या कुछ ऐसा जो खुल जाती है, ओपन हो जाती है लोगों के सामने। कैरिंग कॉल्स टू न्यू कैसल, मतलब ये इसका है कि ऐसी जगह पे कोई ऐसी चीज ले जाना जहाँ पे उसकी प्रचुरता पहले से है। न्यू कैसल्स ऐसी जगह है ना जहाँ पे कॉल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्या करा जा रहा है, वहाँ पे कॉल कैरी किया जा रहा है, तो अननेसेसरी है, कोई उसका मीनिंग नहीं बनता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब्स। नेवर से डाई, तो नेवर गिव अप, नेवर डू इट, नेवर प्रीच, या नेवर टेल अ लाई। तो इसका क्या होगा, नेवर गिव अप। इसका तो आप सबको ही पता होगा। इसका होगा नेवर डू इट, मतलब कभी नहीं करना। नेवर प्रीच का होता है मोरल वैल्यूज जो होती है ना आप लोगों की, तो उस चीज के लिए होता है इसका यूज। इसके बाद है आपका, इसमें भी आपको प्रोवर्ब्स का ही बताना है। सब्स्टिट्यूशन, देखिए सब्स्टिट्यूट है। सी रोल्ड अप हर स्लीव्स एंड लॉन्च्ड सेवरल जॉब applications, believing that she should not just wait for the good things to happen, she also needs to make them happen। मतलब कि आपको ये बताना, she should not just wait for the good things to happen। इस प्रोव्स का बताना है क्या होगा, good things come to those who wait, अच्छी चीज़ें उनके लिए होती हैं जो उसका इंतज़ार करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, जो हमारा फॉर्चून, यहाँ फॉर्चून का यहाँ पे मतलब होता है किस्मत, जो हमारा लक होता है ना, वो क्या होता है, बलवान, जो अच्छे बहादुर लोग होते हैं, उनका साथ देता है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप करिए अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन बुरी चीज़ों के लिए भी क्या होइए, तैयार रहना चाहिए। तो इसका जो आपका दे रखा है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड का, कि जो खुद की मदद करता है ना, उसकी भगवान हेल्प करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत करिए, क्योंकि सक्सेस मिलेगी मिलेगी आप लोगों को। तो एग्ज़ाम है आप लोगों के, अच्छे से करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, आपके लक में जो होगा उससे अच्छा ही करेंगे भगवान जी। तो इसमें जैसे इस लड़की ने क्या किया था कि उसने वेट नहीं किया कि उसके साथ कोई अच्छी चीज़ें हों, बल्कि उसने खुद भी अपना एफर्ट्स दिए कि उसके साथ अच्छी चीज़ें हैपन हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है।
इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए, विथ हर पेरेंट्स गॉन शी हैड टू ऑन ऑफ द हाउस। जब उसके माता पिता चले गए ना, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो उसे को क्या हुआ, अपने घर की कुछ जिम्मेदारियां खुद लेनी पड़ गई। द रन ऑफ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, द टर्न ऑफ या द ड्यूटी ऑफ। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका जो मीनिंग हो जाएगा ना आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आपका जो 1 है ना, वो हो जाएगा कि जब वो अरे किसी के पास आ जाती है ना, अधिकार आ जाते हैं, मतलब राइट्स आ जाते हैं कि वो अपना खुद ही उसका अच्छी तरीके से प्रयोग करे या यूज़ करे, अच्छे से उसको कंट्रोल करे चीज़ों को, तो उसमें रन ऑफ आता है कि अब उसके हैंडल उसके हाथों में है कि वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है और कैसे हैंडल नहीं करता। तो ऑप्शन जो है आपका 1 वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट is one word substitute for the underlined segment in the given sentence. One who believes that pleasure is the chief good and should be the aim of life holds that the pursuit of enjoyment, comfort, and personal satisfaction is the highest purpose of human existence. For them, life's true meaning lie in maximizing happiness and minimizing pain, often placing sensory and emotional experiences above all the value। तो आपका जो अंडरलाइन है उसका मतलब ही बताना है, ये तो पूरा देता है कि ताकि ना बच्चों को हेल्प हो जाए समझने में। कई बार इन सेंटेंस पूरा सेंटेंस जो दे देता है ना हमें, उसे हमें समझ आ जाता है, ऊपर वाले जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं ना उनका मीनिंग भी पता चलता है। तो इसमें बोला गया है कि जो कोई पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्लेजर में बिलीव करता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, तो उसको क्या कहेंगे, वन वर्ड में बताना है। निहिलिस्ट, हेडोनिस्ट या काइनिक फैटलिस्ट। तो इसका जो आपका होगा ना, ये निहिलिस्ट जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो ना बिलीव करता है कि लाइफ का ना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्टिव उसकी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसके बाद है सेकंड वाला जो आपका है ना, हेडोनिस्ट। जो पर्सन बिलीव करता है कि लाइफ में प्लेजर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मेन जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का वो क्या है, अपने लाइफ को अच्छे से प्लेजर मतलब अच्छे से एंजॉय करे। तो आपका जो ऑप्शन 2 होगा वही राइट होगा। इसके बाद जो काइनिक होता है ना, काइनिक वर्ड का यूज़ जो किया जाता है ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जो प्योरली मोटिवेट करता है पर्सन्स को कि कोई भी पर्सन कोई काम इसीलिए करता है क्योंकि उसमें ना उसका सेल्फिश रीजन होता है। विदाउट सेल्फिशनेस कोई भी इंसान कुछ नहीं करता। तो इसका काइनिक पर्सन का ये मतलब होता है। फेटलिस्ट का होता है कि ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि जो चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं ना, जैसे एक भाग्य भाग्य कह सकते हो हिंदी में, कि जो चीज़ें हो रही हैं ना वो क्या है, पहले से प्रीडेटर माइंड है, पहले से तय करी गई है, तो उसके लिए यूज़ करा जाता है। इसके बाद आपका है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सी ट्रिप्ड ऑन हर ऑन गाउन एंड फॉल चेयरली। तो ये आपका जो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने अपना गाउन क्या किया, पहना, और क्या हुआ, वो फैल मतलब गिर गई। तो यहाँ पे फेयरली चेयरली का मतलब होता है कि इंजॉय, मतलब अच्छे तरीके से उसने क्या किया, इंजॉय कर रही थी लेकिन उसके साथ। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, ग्रेटफुली, क्लम्सली या एलिगेंटली, तो क्या आएगा यहाँ पे, चेयरली की जगह पे क्लम्सली आएगा क्योंकि वो क्या हुई, गिर गई। तो यहाँ पे केयरलेस होता है इसका मतलब, ये जो मतलब है ना,
केयरलेस होता है इसका मीनिंग। तो वो अपनी केयरलेस की वजह से क्या हुई, गिर गई अपने गाउन जो उसने पहना था। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। किक द बकेट, टू विन अ पिज्जा, टू विन अ प्राइज, टू डाई, टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, टू सेलिब्रेट एन अचीवमेंट। तो क्या होगा इसका, ये जो आपका वीडियो में ना, इसका किक द बकेट का मतलब होता है ना किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना बिल्कुल करेक्ट होगा, टू डाई। इसके बाद आपका है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द क्रिमिनल वॉज गिवन एन ऑफिशियल पार्डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के थ्रू क्या किया गया, उसको ऑफिशियल माफी दी गई है। तो इसको वन वर्ड में बताना है, क्या बोलते हैं, एमनेस्टी, रिप्राइव, या क्लेमेंसी, या एब्सोल्यूशन। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑफिशियल पार्डन के लिए यूज किया जाता है, एमनेस्टी कहा जाता है। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सरिता's fear of confined space made it difficult for her to take the elevator। जो इसका मतलब बताना, जो कन्फाइड जो घिरा हुआ स्थान होता है ना, मतलब बंद कोई रूम हो गया ना, तो उसका उसके उसको फियर को क्या बोलता है वो पूछा गया इसमें। क्लास्ट्रोफोबिया, अग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, या जेनेक्सोफोबिया बोला जाता है। इसमें से आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो जो आप लोगों का ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसको हम ऑप्शन नंबर 1 होता है, जो बंद कमरा होता है या बंद कोई जगह है, प्लेस है, तो वहाँ पे जो घुटन होती है, कन्फाइंड स्पेस होता है, उसको हम क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया जो होता है ना, ऐसा फियर होता है जो आपका एग्रोफोबिया होता है ना, वो होता है भीड़ भाड़ वाली जगह होती है ना, जहाँ पे लोगों को डर होता है। कई लोग होते हैं जिनको पब्लिक प्लेस पे बहुत ज़्यादा जो होती है ना वहाँ पे नहीं पसंद होता, तो उसे बोला जाता है। जो एक्रोफोबिया होता है ना, ये हाइट से होता है, हाइट का जो फियर होता है ना उसको एक्रोफोबिया बोला जाता है। और जिनेक्सोफोबिया जो आप लोगों का है ना, वो डिसलाइक होता है, कि कई बार होता है ना फॉरेनर्स होते हैं तो उनको देखना पसंद नहीं करते, या उन लोग से डर जाते हैं लोग, किसी भी रीज़न से डरते हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मेक अ बी लाइन फॉर। जो आपका मेक अ बी लाइन जो होता है ना, मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, वो एक लाइन में चलती हैं और वो क्या करती हैं, वो अपने एक दूसरे का जो लाइन होती है ना उसके उसके साथ चलती हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने एक जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है ना, उनका गोल होता है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे होता है कि जहाँ पे ये मेरी साथ वाली जा रही है, फ्रेंड बोल लो जो भी कह लो, मुझे बस इसके साथ जाना है, फूल में से शहद लाना है, फिर अपने छत्ते में जाना। वो सब एक झुंड में चलती हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन टू रिमेन आइडियल आइडल, टू थिंक डाइवर्जेंट, टू रिमेन इन पैसिव स्टेट, टू रिमेन फोकस्ड ऑन वन गोल। तो इसका क्या होगा कि वो लोग अपने गोल पे बस फोकस होती हैं, इसलिए वो एक लाइन में चलना पसंद करती हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द ऑथर्स न्यू बुक वाज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। जो आपका शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन होता है ना, उसको कहा जाता है, वो बोला गया मैगजीन, एंथ्रोलॉजी, सीरीज, या नॉवल। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो 2 है, एंथ्रोलॉजी, शॉर्ट ऑफ स्टोरीज कलेक्शन होता है, उसे कहा जाता है। मैगजीन्स तो आप लोगों को पता होगा, इसमें कवर पेज होते हैं मैगजीन्स के, उसमें ज़्यादातर कंटेंट ऐसे कंटेंट होते हैं, फोटोज होती हैं, थोड़ा बहुत कुछ डिस्क्राइब किया जाता है। सीरीज होती हैं, एक ही बुक को कई सीरीज में दिया जाता है। कोई जैसे कि आज फर्स्ट वीडियो आ गई इंग्लिश की
कल सेकंड आएगी, तो ये इस तरीके से सीरीज चलती है। नॉवल जो होती है ना, काल्पनिक कहानियाँ होती है और एक ही बुक में होती है, मतलब फिक्शन स्टोरीज जो होती है वो लॉन्ग फिक्शन स्टोरीज को नॉवल कहा जाता है, जो सिर्फ एक ही बुक में पब्लिश कर दी जाती है। इसके बाद आपका है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मेक ऑल द डिफरेंसेस। मेक ऑल डिफरेंसेस का इसका जो इडियम का मतलब है ना कि ऐसी चीज़ों से अवगत कर, मतलब इंट्रोड्यूस कह लो आप लोग, या आप लोगों को बताया जाए जिससे ना एक पॉजिटिव वे में आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, बढ़ावा मिले। उसका मतलब का मतलब यही होता है कि इनमें ये डिफरेंसेस है और ये किस तरीके से हमें पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो यही इसका मतलब है। देखिए ऑप्शन, इन्फ्लुएंस समवन और समथिंग इन अ नेगेटिव वे, इन्फ्लुएंस सम और समथिंग इन अ पॉजिटिव वे, हैव अ ब्रीफ एंड कंसाइज समरी, हैव अ वेल मैनर्ड अप्रोच। तो इसका जो ऑप्शन 2 है ना, बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं पॉजिटिव वे में। तो ये आज आप लोगों की क्लास रही है इंग्लिश की। कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी।